तो इस तरह हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में टोटली न्यू टॉपिक डिस्कस किया था। टॉपिक न्यू था, उसके कंटेंट्स न्यू थे, बट जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यू नहीं था। उसके बारे में हम जानते हैं, हमने कई बार उसके बारे में सुना भी है। आपको याद हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एंड में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका फॉर्मूला था H = I²R T। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हमने वहां पर डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी न्यू टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाई लेवल आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। इंटर क्लासेस में जब आप पहुंचेंगे वहां पर इसका एडवांस लेवल देखने को मिलेगा, वहां पर आप एडवांस लेवल स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। मैग्नेट आपको मालूम है, और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैग्नेट से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। और उस मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल, और आपको यहां पर थोड़ा अजीब लगता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो हमें कहीं भी मैग्नेट का पीस देखने को मिल जाता है। चाहे वो रेडियो स्पीकर हो, चाहे एंशिएंट टाइम में ट्रांजिस्टर बहुत यूज हुआ करते थे, वहां पर ट्रांजिस्टर में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। जितने भी लाउड स्पीकर हैं, हमारे हेडफोन हैं, जो ईयर पीस हम लगाकर सॉन्ग सुनते हैं, तो हर जगह मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट का ब्रॉड लेवल में यूज होता है। हमारी चाहे कार हो, चाहे बाइसिकल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट में, चाहे आलमीरा की बात करें या स्टिकर, हमने देखा होगा काफ़ी स्टिकर लगाने का गेम हम खेलते थे। आलमीरा नॉर्मली आयरन या स्टील का बना होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के डोर में आयरन की स्ट्रिप्स ऐसे लगी रहती है, स्ट्रिप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो स्ट्रिप्स इसलिए लगाई जाती है ताकि जब हम आलमीरा को क्लोज करें तो वो इजीली क्लोज हो जाए और वहां से एयर लीकेज ना हो। हमें मालूम है रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है? वो गैस के कारण होता है। नॉर्मली वहां पर फ्रेयॉन गैस यूज किया जाता है। कौन सी गैस? फ्रेयॉन। और इसका जो केमिकल नेम है FR फ्रेयॉन 11 नॉर्मली रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेयॉन गैस यूज की जाती है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज लेवल पर अगर बात करें तो वहां पर अमोनिया का यूज किया जाता है। जो भी कूलिंग स्टोर होते हैं, कूलिंग स्टोर आप सबको मालूम है, कूलिंग स्टोर बड़े बड़े रूम के साइज के बनाए जाते हैं। वहां पर कोई प्रोडक्ट है, लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करना है, उस कूलिंग स्टोरेज में वहां पर रखा जाता है। वहां पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो कूलिंग गैस यूज की जाती है वो क्या है? अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला आप सबको मालूम है, और ये अमोनिया कहां पर यूज किया जाता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर नॉलेज है।
तो कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर की डोर में जो स्ट्रिप लगे होते हैं वो स्ट्रिप मैग्नेट की इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मैग्नेट आपने देखा होगा काफ़ी प्रॉपरली क्लोज होता है। प्रॉपरली क्लोज होगा तो अमोनिया या फ्रेऑन गैस रेफ्रिजरेटर से या कूलिंग सिस्टम से रिलीज नहीं होगी, लीक नहीं होगी, तो आपका कूलिंग परफेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद डेली एप्लीकेशन की बात करें तो आपने जनरेटर देखा होगा, आपने मोटर देखा होगा, चाहे वो सबमर्सिबल पंप का मोटर हो, चाहे कूलर का फैन जब ऑपरेट होता है, कूलर के फैन के पीछे भी मैग्नेट लगा रहता है, चाहे सीलिंग फैन देखा होगा आपने, तो सीलिंग फैन में फैन की 3 ब्लेड्स तो आपको दिखती हैं, लेकिन उसमें मोटर लगा होता है, बीच में जो सर्कुलर पोर्शन है वो क्या है, मोटर है, और उस मोटर में मैग्नेट यूज किया जाता है। रेडियो ट्रांजिस्टर की तो हमने बात कर ली। यहाँ पर ये जो माइक आपको दिख रहा है, स्पीकर जो दिख रहा है, इस स्पीकर में भी मैग्नेट का यूज है। तो कहने का मतलब ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन है। और अगर हम एडवांस लेवल में जाएं तो नाउ डे आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, मैगलेव बुलेट ट्रेन, उसका पूरा नाम है मैगलेव बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में आपको मालूम है हाई स्पीड ट्रेन इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। अब ये हाई स्पीड ट्रेन क्यों इसका नाम पड़ा? नॉर्मली जो प्रेजेंट डे में मोस्टली जो ट्रेन ऑपरेट होते हैं या तो वो डीजल से ऑपरेट होंगे या कोल से ऑपरेट होंगे या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या कोल से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलती। कोल से आप ट्रेन को 70, 80 या 100 या 120 की स्पीड पर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट से जो भी ट्रेन ऑपरेट होते हैं, चाहे राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे गरीब रथ हो, है ना, ऐसे कई सारे ट्रेन है जो इलेक्ट्रिसिटी से, नाउ डे मोस्टली ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होते हैं। तो उनकी मैक्सिमम आरपीएम आपने कभी देखा होगा तो 170, 180 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। ठीक है, इससे ज़्यादा उनकी स्पीड नहीं रहती। जनशताब्दी भी आपका ये भोपाल से न्यू दिल्ली के लिए चलती है, तो उसकी भी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बिलो 200 होती है। तो इसको हाई स्पीड इसलिए कहा गया कि स्पीड ट्रेन की इससे भी ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर भी उसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है इतनी हाई स्पीड कैसे प्रोड्यूस की जाए। भाई डीजल हमने यूज कर लिया, कोल यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर ली। अब ऐसी कौन सी हम टेक्नोलॉजी यूज करें कि हमें और हाई स्पीड की ट्रेन मिल जाए, मतलब हमारी डिस्टेंस और भी शॉर्टेज हो। हमें दिल्ली से आगरा जाना हो तो हम विदिन 1 आवर 2 आवर में पहुंच जाएं। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करें? तो साइंटिस्ट ने मैग्नेटिज्म को यूज किया। किसको यूज किया? मैग्नेटिज्म। इसके बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम किसने मैग्नेट वर्ड का यूज किया और किसके नाम पर मैग्नेट नाम रखा गया। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में भी हमें मालूम है, अभी हम यहां पर कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म को यूज करके बुलेट ट्रेन को ऑपरेट किया गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बुलेट ट्रेन में अप्लाई हुई? तो देखिए, हमें मालूम है ये अगर ट्रेन है हमारी, ये सपोज करिए हमारी ट्रेन है और ये ट्रेन का इंजन है, इसको हमने इंजन लिखा, और ये क्या है? बोगी, बी फॉर बोगी। यहां पर व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, तो व्हील के स्थान पर बुलेट ट्रेन में जो मैगलेव बुलेट ट्रेन है जो मैग्नेटिज्म पर ऑपरेट करती है, वो सीधे यहाँ पर ट्रैक्स होते हैं। जो ट्रैक होता है सेम ट्रैक यहाँ पर भी है, बट उस ट्रैक की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है आपका? ट्रैक। इसको हमने नाम दिया ट्रैक। इस ट्रैक पे यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और बोगी जितने भी हैं
ये सारी बोगी इंटरकनेक्टेड होती हैं। यहाँ पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, ट्रेन को अगर यहाँ पर मैग्नेट ना हो तो क्या होगा, ये ट्रेन इस ट्रैक पर यहाँ पर आकर टच हो जाएगी, मतलब ऐसे यहाँ पर टच हो जाएगी और टच होगी तो ये आगे की तरफ मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो होता क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करने के लिए टू मैग्नेट हमने लगा दिया। हमें मालूम है मैग्नेटिक की जब हम डिस्कस करेंगे तो सेम पोल अगर हैं, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल सेम पोल है, तो यहां पर क्या होता है, रिपल्सन। और अपोजिट पोल है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, सबको मालूम है, कोई नई चीज यहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसको हम अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो अब देखिए यहां पर रिपल्सन की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहां पर मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब हमें रिपल्सन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहां पर जो पोल है, ये पोल मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये भी एज्यूम कर लीजिए नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा, तो जब ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में टच नहीं होंगे, ऐसे एक सर्टेन डिस्टेंस पर रहेंगे। ठीक है, और ये उस डिस्टेंस का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक सर्टेन रीजन या एक सर्टेन एरिया पर ही अप्लाई होता है। अगर उस एरिया से हम बियॉन्ड चले जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम फील नहीं कर सकते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रेन ऊपर की तरफ उठ गई। अब ट्रेन ऊपर की तरफ हो गई, हमें मालूम है रिपल्सन होता है, मतलब अगर टू मैग्नेट को हम पास में ले आएंगे तो मान लीजिए एक फर्स्ट मैग्नेट ये है और सेकंड मैग्नेट ये है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम ऐसे पास में ले आएंगे तो ये क्या है, रिपेल करेगा, मतलब ये डस्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जितना हम इसके पास जाएंगे उतना ही ये वाला पोर्शन या ये डस्टर आगे की तरफ मूव करेगा। बात समझ में आ गई, इसको भी अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैग्नेट अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर भी मैग्नेट अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी मैग्नेट अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी, और सबकी पोल जो है सेम है, क्योंकि सेम पोल में ही रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर टू पेयर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पेयर क्या होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्नेट और सेकेंड पेयर ऑफ मैग्नेट। तो फर्स्ट पेयर क्या करेगा, ट्रेन को ट्रैक से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लिफ्टिंग द ट्रेन एबव ट्रैक। ठीक है, और सेकेंड पेयर की बात करें तो सेकेंड पेयर ट्रेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर सेकेंड पेयर की बात करें तो यहां पर टू मूव ट्रेन फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखिए यहां पर पेयर वर्ड यूज किया हमने। पेयर का मतलब चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, मतलब टू मैग्नेट के कॉम्बिनेशन को पेयर कहा जाता है। पेयर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स। यहाँ पर वन पेयर हो गया, यहाँ पर टू पेयर हो गया। बात समझ में आ गई। ये पूरे बुलेट सिस्टम जिसको हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है, यहाँ पर भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट हमें मालूम है, कोई भी एलिमेंट हो वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, नंबर ऑफ एटम से। और नंबर ऑफ एटम और ईच एटम हमें यह भी मालूम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ईच एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई एटम है, मान लीजिए ये कोई रॉड है या कोई भी मेटालिक पीस है। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स हैं,
ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। और ईच एटम की बात करें, मतलब मान लीजिए इसको हम कंसीडर करते हैं, तो ये क्या है, सिंगल एटम, और ये एटम नंबर ऑफ, ये एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये क्या है, एटम। और यहाँ सेंटर पर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है इस पेरीफेरी पर ऐसे राउंड लगाता रहता है, ये हमें मालूम है। अच्छा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में क्यों है, मतलब न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन यहाँ पर कंबाइंड में क्यों है? कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, वो फोर्स क्या होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कोई भी चीज बिना फोर्स के नहीं हो सकती। यहाँ पर भी क्या फोर्स का रोल है, कोई न कोई फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में कंबाइंड किए हुए है। इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फेविक्विक लगाकर हम यहाँ पर इसको कंबाइंड रख नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में कंबाइंड है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, अगर मैग्नेट के अपोजिट पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल है, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्लाइट होती है, बहुत हाई नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर क्यों नहीं चला जाता? इसका मतलब क्या हुआ, कोई न कोई ऐसा फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूट्रॉन के चारों ओर मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। अगर अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से आया? यहाँ पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रोल है। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें भी स्मॉल या टीनी, जिसको बोलते हैं टीनी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। टीनी, TINY, टीनी मतलब वेरी स्मॉल, टीनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टीनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ये एटम से कंबाइंड रहते हैं, और सेम फिनोमेना इस एटम में है, सेम फिनोमेना यहाँ भी है, यहाँ भी है। जितने भी एटम्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में सेम फिनोमेना है, मतलब वहाँ भी कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें ये भी मालूम है कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब किसी न किसी मैटर से मिलकर बने होते हैं। मैटर का मतलब सब में कोई न कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अवेलेबल है, इतना हमें मालूम है। तो इस पूरे सिनारियो के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब में कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। उसको आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, अगर आपने किसी मैग्नेट को लिया, देखिए ये मैग्नेट यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है, ये स्पीकर का मैग्नेट है। आपने देखा होगा स्पीकर, नॉर्मली रेडियो, ट्रांजिस्टर या कार में भी आपको इस तरह से मैग्नेट देखने को मिलेंगे, बाइक में भी इस तरह के यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्पीकर होता है, यहाँ से स्पीकर होता है जिससे हमारी साउंड बाहर जाती है। कार का जो हॉर्न हम अप्लाई करते हैं, तो हॉर्न काफ़ी ब्लो होके बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? यहाँ पर स्पीकर लगा होता है। ये स्पीकर नॉर्मली कार में अप्लाई किया जाता है, या रेडियो या ट्रांजिस्टर में अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह का बहुत प्रैक्टिकल मैग्नेट है, आप सबने देखा होगा। सर्कुलर शेप में है, यहाँ पर डिस्क है, इसको सर्कुलर डिस्क भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है अट्रैक्शन फोर्स की। तो अगर इसको हम मान लीजिए अर्थ पर सॉइल जहाँ पर ज़्यादा हो, सॉइल के पार्टिकल्स जिसको सेडिमेंट कहते हैं, जहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर अगर आप इस मैग्नेट को रखेंगे, पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ सेडिमेंट या सैंड के पार्टिकल्स भी इसके चारों ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर चिपक जाएंगे, काफ़ी मिट्टी चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इससे मिलकर बना होता है और इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बहुत स्मॉल होती है। आप अगर हाइट पर रखेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर सॉइल है, मिट्टी है, और आप इतनी हाइट पर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा,
जितनी भी सॉइल है, सेडिमेंट है, वो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आप इस मैग्नेट को सॉइल पर ऐसे टच कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉइल या मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्मॉल है, जो हमने टीनी वर्ड यूज किया। अगर हाई होता तो काफी दूर से ही ये अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, देखिए कैसे अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये स्मॉल मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है, अगर इसको काफी दूर से हम करेंगे तो देखिए ये अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स आपको दिख रहा है ये। लेकिन सॉइल में ये फिनोमेना नहीं होती। सॉइल में क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर टीनी मैग्नेटिक पार्टिकल या टीनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर है या जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर अवेलेबल हैं, सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी में कम किसी में ज्यादा, बट अवेलेबल जरूर है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की और बात करें। हमने क्लास 9th में चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको याद हो तो ग्रेविटेशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर मान लीजिए ये अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही मूव करती है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एटमॉस्फेयर में वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करती है, ये हमने पढ़ा है। ये पुल क्यों करती है? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स है इसीलिए पुल कर रही है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ना होता तो ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एप्पल है, क्या है ये? बॉल है या एप्पल, कोई भी आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ये बॉल इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी इज ए काइंड ऑफ वीक मैग्नेट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अर्थ acts as a weak magnet। ठीक है, ये हम इस डिस्कशन के बेस पर कह सकते हैं। और यहां पर वीक वर्ड हमने यूज किया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और वीक मैग्नेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग में काफी फोर्स हाई होता है, उनके बीच में आप इतनी डिस्टेंस पर लाएंगे तो ऑल ऑफ सडन ऐसे चिपक जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर वीक मैग्नेट की बात की जा रही है। तो आपने देखा होगा जो भी ट्री पर एप्पल लगे हुए हैं तो वो एप्पल तो वहां पर है, अगर फोर्स हाई होता तो वो ऑल ऑफ सडन काफी हाई फोर्स से ग्राउंड की तरफ मूव करते। ठीक है, लेकिन वहां पर हाई फोर्स तो है नहीं, बहुत स्मॉल फोर्स है। इसीलिए जब पेड़ से टूटता है तब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और उतनी हाई वेलोसिटी नहीं होती वहां पर। अगर हाई वेलोसिटी होती तो किसी भी पर्सन को इंजरी हो सकती है। जैसे बुलेट की बात करें तो बुलेट जब फायर की जाती है तो उसमें काफी हाई वेलोसिटी होती है, जबकि उसका मास बहुत स्मॉल है। ये सब हमने चैप्टर 9 क्लास 9 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैग्नेटिक फोर्स हाई होता तो ये बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ आती लाइक ए बुलेट। और जब लाइक ए बुलेट ये बॉल या ये एप्पल नीचे की तरफ आती तो किसी भी पर्सन या किसी भी एनिमल के ऊपर ये अगर गिरती तो उसको हैवी इंजरी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने प्रूफ भी किया और उनका नाम था गिलबर्ट। ठीक है, तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ये साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रूफ किया। कौन सी थ्योरी? कि अर्थ एक्ट्स ए वीक मैग्नेट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि गिलबर्ट का रिलेशन किससे है, तो आपको याद होना चाहिए गिलबर्ट का रिलेशन अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स से है। बात समझ में आ गई? तो ये ओवरऑल सिनारियो हमने डिस्कस की मैग्नेटिक के बारे में। अब बात करते हैं यहां पर कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है और मैग्नेट वर्ड कहां से आया, किसने सबसे पहले मैग्नेट वर्ड यूज किया। तो मैग्नेट की बात करें तो यहां पर एक स्टोरी काफी फेमस है
मैं भी जब क्लास 9th में स्टडी कर रहा था तो उस समय हमारे टीचर ने हमें सुनाई थी वो स्टोरी। ठीक है, वो स्टोरी ये है कि यूनान या ग्रीक एक कंट्री आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रीक एक कंट्री का नाम है जिसका नाम है ग्रीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनान। ठीक है, कई लोगों को मालूम नहीं कि ग्रीक एक कंट्री है, लेकिन हिंदी में मालूम है उसको यूनान कहते हैं। देखिए, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो एलोपैथी का नाम सुना है आपने, होम्योपैथिक मेडिकल का भी नाम सुना है आपने। ठीक है, आयुर्वेद का नाम सुना होगा आपने, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है जिसको यूनानी मेडिसिन भी कहते हैं। तो यूनान की काफ़ी मेडिसिन्स पॉपुलर हैं और काफ़ी ह्यूमन हेल्थ के लिए यूजफुल भी हैं। ठीक है, तो यूनान का मतलब ग्रीक, इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। कंट्री का नाम ये है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कंट्री का नाम है, वैसे ही ग्रीक क्या है? कंट्री का नाम है। बात समझ में आ गई? तो एक हमारे आपकी तरह एक लड़का था वहां पर, जैसे हम हैं, आप हैं, सिमिलरली एक यहाँ पर बॉय है जिसका नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस। जैसे हमारा नाम सिद्धार्थ है, आपका नाम कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे इस लड़के का नाम क्या था? मैग्नेस। अब यहाँ पर बात करें हम, आपने देखा होगा विंटर के सीजन में जो वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, वूलन क्लॉथ्स। तो वूलन क्लॉथ्स किसके बनाए जाते हैं? ये वूल कहाँ से मिलता है? हमें शीप से मिलता है। किससे मिलता है? शीप, जिसको हम भेड़ कहते हैं। ठीक है, इतना तो मालूम है आपको। तो जिस तरह डेली लाइफ की एक्टिविटी को करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए जिस तरह हर आदमी, हर पर्सन कोई ना कोई वर्क करता है, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी आपका कुछ टारगेट होगा फ्यूचर में, वो टारगेट को पूरा करने के लिए आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ईच एंड एवरी पर्सन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो डे एंड नाइट भी नहीं देखता और वो वर्क करता रहता है। तो ये डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैग्नेस का जो वर्क था वो भेड़ को चराता था, और भेड़ से जो भी मिल्क या वूलन क्लॉथ्स बनाकर वो अपनी डेली लाइफ को फुलफिल करता था। हुआ क्या, एक बार वो भेड़ चरा रहा था किसी जंगल में, वो काफ़ी रॉक्स थे, तो वो रॉक पर बैठ गया। ठीक है, जब वो रॉक्स पर बैठ गया वहाँ पर थक कर, तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, काफ़ी थक गया हूँ। तो वो जब वहाँ पर रॉक्स पे बैठा तो रॉक पार्शली ज़मीन के अंदर था और पार्शली ग्राउंड के ऊपर था। तो जब वहाँ पर बैठा, थोड़ी देर रेस्ट किया। वो रेस्ट करने के बाद जब वो आगे की तरफ चलने लगा तो उसने हाथ में देखा होगा आपने एक रॉड, या जिसको स्टिक कहते हैं, स्टिक लोग लिए रहते हैं, तो उसके पास भी एक स्टिक थी। तो जब वो स्टिक को उठाने लगा तो देखा कि स्टिक तो उठ नहीं रहा, स्टिक उस रॉक से जहां पर वो बैठा था वो चिपक गई थी। ठीक है, तो उसने स्टिक को वहीं पे छोड़ दिया। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, तब उसने देखा कि उसके जो शूज हैं वो भी उस रॉक से चिपक गए, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसने शूज को भी वहीं छोड़ के भागा वो। तो जब वो काफ़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा तो अपने फैमिली मेम्बर से उसने ये इंसिडेंट को डिस्कस किया, अपने विलेज के लोगों से भी उसने इस इंसिडेंट को डिस्कस किया। लोग वहाँ पर गए और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो रॉक है वो स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे मालूम उनको? उन्होंने ये देखा कि जो रॉड थी वो आयरन की बनी हुई थी, उसके शू के बॉटम का जो सोल होता है, शू का सोल होता है, वो भी आयरन का बना हुआ था। उन्होंने उस रॉक पर वुडन पीस फेंका तो वो वुडन पीस को अट्रैक्ट नहीं किया। उन्होंने जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसको फेंका, प्लास्टिक फेंकी, तो वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं हुई। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ ये स्पेशल मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है, सिर्फ आयरन के पीस को ही अट्रैक्ट करता है। मतलब ये जो स्टोन है, ये जो रॉक पीस है, वो स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन या स्पेशल काइंड ऑफ पीस है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? अब उन्होंने ये, अब उसका कुछ न कुछ नाम रखना चाहिए ताकि हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस रॉक का नाम ये है, इस रॉक का नाम ये है। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि मैग्नस ने सबसे फर्स्ट टाइम इस एक्टिविटी को, इसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया था, तो उस स्टोन का नाम मैग्नेस के नाम पर उन्होंने मैग्नस रखा।
सॉरी मैग्नेट रखा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैग्नेट वर्ड इस मैग्नस के नाम पर पड़ा, मैग्नेट। ये स्टोरी काफी फेमस है, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में काफी ये स्टोरी सुना करता था। अब बात आती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता है, तो लोग उस पर रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स, साइंटिस्ट ने इसी स्टोरी को ऑब्जर्व किया, मतलब इस स्टोन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, काफ़ी एनालाइज किया, ठीक है। उनको भी लगा कि हाँ यार, ये स्टोन तो सिर्फ मैग्नेटिक या सॉरी आयरन पीस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी साइंटिस्ट ने भी देखी। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको मैग्नस के नाम पर नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा कि इस टाइप का स्टोन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। जैसे कोल माइंस आपको झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिहार में ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक स्पेशल लोकेशन पर ही देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में कोल माइंस देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया में ही कोल की जो ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो स्पेशल रॉक है जो मैग्नेट के आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस टाइप के रॉक्स एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम मैग्नेशिया है, ठीक है। कहां पर? मैग्नेशिया, डिस्ट्रिक्ट मैग्नेशिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के स्टोन ज्यादा मिलते हैं। अब ये मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? ये टर्की में है। कहां पर है? टर्की। टर्की क्या है? कंट्री, ठीक है। टर्की कंट्री है, इस कंट्री में मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट है। जैसे इंडिया कंट्री है और इंडिया में इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है या भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही टर्की कंट्री है, टर्की कंट्री में मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं। तब साइंटिस्ट ने मैग्नेशिया डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसका नाम मैग्नेट रख दिया। बात समझ में आ गई? वो किसी को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, वो इस बॉय को, मैग्नस को उसका क्रेडिट नहीं देना चाहते थे, या जो भी रीजन रहा हो। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये स्टोन मैग्नेशिया में पाया जाता है, तो इसलिए मैग्नेशिया के नाम पर उन्होंने इसका नाम मैग्नेट रख दिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, तो जैसे आप केमिस्ट्री में अमोनिया को NH3, कार्बन को C, आयरन को Fe, तो ईच एंड एवरीथिंग के केमिकल नॉमेनक्लेचर होने लगे। तो उन्होंने इसको और रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि ये स्टोन है, ये स्टोन, ठीक है। इस स्टोन में आयरन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको उन्होंने Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 इसका केमिकल नाम रखा। और इसका नाम क्या रखा? मैग्नेशिया के नाम पर ही इन्होंने इसका नाम मैग्नेटाइट रखा है, मैग्नेटाइट। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी मैग्नेट के नाम कैसे रखे गए उसकी हिस्ट्री थी। बात समझ में आ गई ना? ओके। तो यहां पर मैग्नेट की हिस्ट्री हमें पता चल गई। अब आप बात करते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बार बार हम यहां पर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैग्नेट की प्रॉपर्टी सबको मालूम है। चाइल्डहुड में काफ़ी मैं भी खेला करता था, इससे गेम हम लोग खेलते थे, आप लोग भी शायद इससे गेम खेलते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेट के पीस हमने यहाँ पर लिए हैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरह का स्पीकर में मैग्नेट आपने देखा होगा। ये पोर्शन मैग्नेट नहीं है, ये जो पोर्शन है ये मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट क्या है? ये वाला पोर्शन केवल है। और ये कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है, और इसकी थिकनेस भी दिख रही है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है? सर्कुलर डिस्क की तरह मैग्नेट है। स्पीकर है और ये सर्कुलर डिस्क की तरह है। अब क्या होगा? हमें मालूम है टू पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, एक छोटा सा पीस हमने यहां पर मैग्नेट का और लिया है, ये पीस, ये भी एक मैग्नेट है। अगर इस मैग्नेट को इससे हम टच करें, देखिए
अट्रैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई, इसमें अट्रैक्शन होता है और ये आयरन के पीस को ही अट्रैक्ट करता है। अभी तो ये क्या है, आयरन के पीस का बना हुआ या स्टील का बना हुआ मैग्नेट है। अगर सिंपल आयरन पीस की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर ये की है, ठीक है, इस की में मैक्सिमम आयरन है और कुछ अमाउंट स्टील है। ये मैग्नेट लिया, यहाँ पर देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आयरन के पीस को ही, या जिसमें आयरन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, उस पार्टिकल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक अदर फिनोमिना हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये मैग्नेट लिया हमने और ये मैग्नेट लिया, 2 मैग्नेट्स हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम पास में लाते हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम इस डायरेक्शन में कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, और इसको थोड़ा पास में ले आकर देखें, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो ये लार्ज मैग्नेट इस स्मॉल मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स से ये मैग्नेट दूसरी तरफ जाता है, मूव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट का ये वाला पोल, ठीक है, ये पोल नॉर्थ है और इसका ये पोल क्या होगा, नॉर्थ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सेम पोल रहेंगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए, तो इस तरह से एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेम पोल है तो रिपल्सन होता है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि अगर सेम पोल है तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अपोजिट पोल है, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी और ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट ये सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मैग्नेट को हम किसी भी स्ट्रिंग से हैंग करें, यहाँ पर ये मैग्नेट है, देखिए इसको हमने स्ट्रिंग से टाई अप किया है। अगर इस मैग्नेट को हम फ्रीली ऐसे हैंग करेंगे तो इसका वन एंड नॉर्थ और सेकेंड पोल साउथ की तरफ ही रहेगा। देखिए अगर इसको हमने ऐसे किया तो ये फिर से मूव होकर नॉर्थ साउथ की तरफ ही मूव हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, इसको थोड़ा स्टॉप करने की कोशिश करें तो ये देखिए फिर से ये नॉर्थ साउथ की तरफ, मतलब मैग्नेट के 2 पोल्स हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही होते हैं, वो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 3, ऑलवेज या मैग्नेट शोज, मैग्नेट स्टॉप्स ऑलवेज in north and south poles if hangs freely with किसके, string, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर है। उसके बाद देखिए अगर किसी भी मैग्नेट को अगर हम नंबर ऑफ पीस में डिवाइड कर दें तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीस में डिवाइड कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होने वाली। देखिए जैसे ये मैग्नेट हम ले लिया, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, या इस मैग्नेट को आप एज्यूम कर लीजिए, तो इसको अगर आप नंबर ऑफ पीस में डिवाइड करेंगे तो भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होने वाली, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन ये जो प्रॉपर्टी थी ये चेंज नहीं होने वाली। उसके बाद जब फ्रीली आप हैंग करेंगे फिर भी वो नॉर्थ और साउथ पोल ही आपको दिखाने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, शेप एंड साइज पर इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली, भले ही इसके हम कितने भी पीसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी does not change if shape and
साइज ऑफ ए मैग्नेट चेंज्ड। तो ये हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, हम सभी इसको डेली एंजॉय भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट की हमने बात की, जो हमने स्टोरी आपको मैग्नस की दिखाई थी। इस स्टोरी में जो रॉक या स्टोन का पीस था वो क्या था, नेचुरली अवेलेबल था। वो बाई चांस उसको वहां पर दिख गया, मैग्नस को बाई चांस वहां पर इंसिडेंटली, जिसको आप कह सकते हैं इंसिडेंटली, मैग्नस को वो स्टोन दिखा जिसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी। ये किसी ने बनाया तो नहीं, किसी ह्यूमन ने तो नहीं बनाया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। लेकिन जिस मैग्नेट को ह्यूमन खुद बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड मैग्नेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक प्रॉपर्टी यहां पर मैग्नेट की और भी है, क्या कि मान लीजिए अगर ये पीसेज हैं, ये हमने कोई आयरन का पीस लिया, ठीक है, और ये हमने स्टेपलर के पीस लिए हैं। अब देखिए क्या होता है, ये हमने यहाँ पर स्टेपलर का पीस रखा है और ये एक आयरन या स्टील का पीस है। इसको हम यहाँ पर टच करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करने वाला, नहीं कर रहा है ना। अब क्या होगा, अगर इस आयरन पीस को हम मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट से कनेक्ट कर दें, मैग्नेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस आयरन पीस को हमने ये मैग्नेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। ये आयरन का पीस इस स्टेपलर के पिन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तब है जब वो इस मैग्नेट के कांटेक्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी आयरन या स्टील के मटेरियल में ट्रांसफर भी होती है। देखिए इसने अपनी प्रॉपर्टी इस स्टील के पीस को ट्रांसफर की और इस स्टील के पीस में भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही उसने स्टेपलर के स्मॉल पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये स्टेपलर के पिन को हमने यहां पर रखा, ठीक है। अब इस मैग्नेट को या इस मैग्नेट को हम यहां पर रखते हैं। अब क्या होगा, देखिए जैसे जैसे हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई जादू नहीं हो रहा है। यहां पर इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण स्टेपलर के पिन इधर उधर मूव कर रही है, आप इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इसी पीस को हम मान लीजिए इस डस्टर के ऊपर रखते हैं, यहां पर रखते हैं, ठीक है। अब इस मैग्नेट से हम इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्टेपलर की पिन अपनी पोजीशन पर है, जबकि यहां पर हमने मैग्नेट लगाया है और मैग्नेट को हम मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर तो स्टेपलर पिन नहीं मूव हो रही है, लेकिन इस स्मॉल पेपर पीस पर तो ये मूव हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही वर्क करती है, पर्टिकुलर एरिया तक या पर्टिकुलर रीजन तक ही ये वर्क करेगा। उस रीजन से हम बाहर जाएंगे तो वो वर्क नहीं करने वाला। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब इस स्मॉल या थिन पेपर के पीस में ये वर्क कर रहा था, क्योंकि इस मैग्नेट के रीजन या इस मैग्नेट के एरिया या इस मैग्नेट के फील्ड के विदिन इस पीस को हमने रखा था। लेकिन जैसे ही इस पीस को हमने यहाँ पर डस्टर के ऊपर रखा तो ये क्या हुआ, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है कि मैग्नेट कितने फील्ड या कितने एरिया को कवर करता है। बात समझ में आ गई। यहां पर देखिए अभी मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और पास ले आएंगे, और पास ले आया हमने। अब क्या हुआ,
अट्रैक्ट हो गया, मतलब ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। जिस फील्ड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्क करती है उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रीजन भी हम उसको कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और कैसे मालूम चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉक है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये जितनी भी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम ही होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्रैक्टिकल और हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड था। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर बात की जाए तो नेचुरल का हमने बात किया था एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अर्थ है, मतलब अर्थ नेचुरल मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब वो ह्यूमन मेड है, उसको ह्यूमन किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मैग्नेट की अगर बात करें, टाइप ऑफ मैग्नेट, तो टाइप ऑफ मैग्नेट में जो फर्स्ट मैग्नेट होगा वो नेचुरल मैग्नेट होगा, नेचुरल, और सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। और यहां पर नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो अर्थ के मैग्नेट की हमने बात की थी और अर्थ का मैग्नेट कैसा था, वीक मैग्नेट था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी या वीक भी कह सकते हैं, टेम्पोरेरी। इतनी बात समझ में आ गई। नेचुरल वो स्टोन का पीस जो हमने डिस्कस किया था, साइंटिस्ट ने उसको Fe3O4 ये केमिकल कंपोजिशन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। इस स्टोन में ये केमिकल कंपोजिशन है या इस केमिकल कंपोजिशन से नेचुरल मैग्नेट हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है। और नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वीक होता है और इसका शेप इर्रेगुलर होता है, जैसे स्टोन का पीस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वीक हमने बात की और इर्रेगुलर शेप की बात की, इर्रेगुलर शेप या ज्योमेट्री। अगर यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट की हम बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनाया जाता है, मेड बाय या मेड ऑफ एलॉय ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपको मालूम है, आयरन को Fe, निकल को Ni और कोबाल्ट को Co से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद और भी कुछ मटेरियल हैं जो हार्डर मटेरियल का यूज किया जाता है। हार्डर मटेरियल का मतलब क्या हुआ, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को काफी लॉन्ग टाइम तक रिटेन रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मटेरियल्स हु या विच retains their magnetic property long time, after long times, ठीक है। अब हार्डर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। अब हार्डर मटेरियल कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिनको हम हार्डर मटेरियल कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मटेरियल होगा हार्डर मटेरियल में यहाँ पर हम जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी क्या है, हार्डर मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पर आयरन काफ़ी हार्ड होता है और कोबाल्ट जहाँ भी यूज होगा वो हार्डर मटेरियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, एल्निको। और एल्निको क्या होता है, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। इसके बाद कार्बन स्टील की बात करते हैं हम, कार्बन
स्टील और यहाँ पर कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील। देखिए ये सब क्या है, ये सब हार्डर मटेरियल्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टील में नॉर्मली डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब स्टील में हम कोबाल्ट को ऐड करेंगे तो कोबाल्ट की वजह से स्टील, जो नॉर्मल स्टील अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, कोबाल्ट वहाँ पर ऐड किया जाता है तो ये कोबाल्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। और कोबाल्ट स्टील क्या होता है, हार्डर मटेरियल होता है। इसके बाद कार्बन स्टील की बात करें तो कार्बन, आपको मालूम है कार्बन डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल जब ऐड किया जाता है स्टील में तो ये भी हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर प्योर स्टील की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड करके स्टील को हम हार्डर मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि हमने स्टील को ही हार्डर मटेरियल क्यों किया। स्टील में हमने कार्बन ऐड किया, स्टील में हमने कोबाल्ट ऐड किया। हम एल्युमिनियम या कॉपर में भी कोबाल्ट और कार्बन को ऐड करके उसको हार्ड बना सकते थे। ये क्वेश्चन नॉर्मली रेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक की हम बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है या तो वो आयरन में दिखती है, या तो निकल में दिखेगी, या तो कोबाल्ट में दिखेगी। मतलब सिर्फ इसी में आपको आयरन की मैग्नेट की प्रॉपर्टी फील होने वाली है। बाकी मटेरियल एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम को मैग्नेट के पास आप लाएंगे तो वो एल्युमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करने वाला। कॉपर आप ले आएंगे तो कॉपर मैग्नेट कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करने वाला। प्लास्टिक को भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बार बार हम यूज कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए इनको कंबाइंड करके स्टील में भी बहुत लाइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं वो मोस्टली स्टील के ही बनाए जाते हैं, आयरन के नहीं बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? स्टील में भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि शेप की। मैग्नेट किस किस शेप में आपने देखा होगा, तो बहुत सिंपल है। ये कैसा शेप था, सर्कुलर डिस्क का था। ये जो मैग्नेट हमने देखा ये कैसा था, आपको यहाँ पर बार दिख रही है। और ये बार कैसी है, बार मतलब जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और थिकनेस हो, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बार मटेरियल। तो ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है। आपको ये पेन है, इस पेन की शेप ये भी क्या है, बार, बट ये सर्कुलर बार है, इसको सर्कुलर बार हम कहेंगे। और अगर आपको इस तरह का मैग्नेट दिखता है तो इसको हम रेक्टेंगुलर बार कहते हैं। इसके बाद आपको हॉर्स शू शेप का भी दिखने को मिलता है। एक मैग्नेट इस तरह भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यू शेप का, ये भी काफ़ी यूज किया जाता है, ये भी लैब में काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल होंगे। तो ये क्या है, यू शेप का मैग्नेट है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, इसको ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो एक डेफिनिट ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो ज्योमेट्री की अगर बात करें तो डेफिनिट ज्योमेट्री या डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट शेप या जियोमेट्री। लेकिन यहाँ पर इर्रेगुलर शेप की हमने बात की थी, यहाँ पर इर्रेगुलर शेप है और यहाँ पर रेगुलर या एक डेफिनिट या एक पर्टिकुलर शेप की बात हम करते हैं। तो ये मैग्नेट की जो बेसिक था, इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमें मालूम है। बट एक सिस्टमेटिकली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है वो हमने यहाँ पर सीखा है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम रिपल्स कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितनी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी वो हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से यूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेट बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट बात की जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेट बना सकते हैं। और वो मैग्नेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, वीक मैग्नेट नहीं होगा, टेम्पोररी मैग्नेट नहीं होगा। वो कैसा होगा? परमानेंट मैग्नेट होगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। आपको बुलेट ट्रेन चलानी है तो बुलेट ट्रेन में वीक मैग्नेट तो आप यूज नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मैग्नेट आपको चाहिए वहां पर, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी लॉन्ग टाइम तक उसमें रिटेन रहे, तभी बुलेट ट्रेन चलेगी। ठीक है, नहीं तो पता चला 1 किलोमीटर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो गई तो ट्रेन आपकी वहीं स्टॉप हो जाएगी। बल्कि अचानक में वो चीजें होंगी, ऑल ऑफ सडन, धीरे धीरे नहीं होंगी। तो ऑल ऑफ सडन जब उसकी प्रॉपर्टी लूज होगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमें स्ट्रांग चाहिए और परमानेंट मैग्नेट चाहिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके रखे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से किस तरह हम परमानेंट मैग्नेट क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे।